Hello everyone, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ इट वर्क्स की, यानी हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज और उनके एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे नेटवर्किंग क्या है, कैसे काम करती है, वाईफाई क्या है, वो कैसे काम करता है, और इतना ही नहीं हम ये भी देखेंगे कि एक हैकर जो है वो किस तरीके से वाईफाई टेक्नोलॉजीज में वल्नरेबिलिटीज ढूंढता है, यानी एक हैकर कैसे काम करता है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूब टेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। सबसे पहले हम समझेंगे नेटवर्किंग के बारे में कि सर नेटवर्किंग क्या है और वो कैसे काम कर रही है। हर एक एलिमेंट को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम सारे एलिमेंट्स को जोड़ देंगे। तो अगर हम बात करें हमारी सबसे पहली एंटिटी की, जिसका नाम है ISP, ये क्या है? तो लर्नर्स, ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी कंपनी जो आज के टाइम पे हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स आते हैं कि आज के टाइम पे हमें इंटरनेट कौन कौन दे रहा है। सर जियो दे रहा है, एयरटेल दे रहा है, या मल्टीपल कंपनीज है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसा इसका नाम है, हर वो एंटिटी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है उसे हम ISP मानेंगे। और एग्जांपल के तौर पे हमने मान लिया कि सर जियो है और एयरटेल है। अभी जो जियो और एयरटेल है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसको पता है कि इससे जितने भी यूजर्स जुड़ेंगे, इसके जितने भी कस्टमर्स हैं, जो भी इसकी सर्विसेज परचेस करेंगे, इसे उन सबको एक एक IP एड्रेस अलॉट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है हमारे पास IP जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक है प्राइवेट IP, एक है पब्लिक IP। प्राइवेट IP वर्क करती है लैन के अंदर, यानी प्राइवेट IP का यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। जब भी हम एक छोटी सी रेंज में बात कर रहे हैं वहां प्राइवेट IP काम करेगी। लेकिन जब मैं वाइड एरिया नेटवर्क में बात करना चाहता हूं, ओवर दी वर्ल्ड यानी इंटरनेट में बात करना चाहता हूं, तब मुझे पब्लिक IP की जरूरत है। पब्लिक IP हमारे काम आ रही है इंटरनेट पे बात करने के लिए, और वो पब्लिक IP हमें केवल ISP अलॉट कर सकता है। ISP को पता है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हम जो इंटरनेट यूज दे रहे हैं वो जियो का इंटरनेट यूज दे रहे हैं अभी। तो जियो को ये बात पता है कि सर उसके कस्टमर्स बहुत सारे हैं, और हर उसका कस्टमर जो अपने घर में उसका ब्रॉडबैंड लगाएगा, उसकी सिम परचेस करेगा, उसमें इंटरनेट का रिचार्ज कराएगा, उन सभी यूजर्स को जियो को एक एक IP एड्रेस अलॉट करना पड़ेगा। तो जियो क्या करता है, अपने पास एक रेंज ऑफ IP एड्रेस रख लेता है। कौन सा टाइप, कौन सी रेंज रखता है IP की? तो सर ये पब्लिक IP की एक रेंज रख लेता है। अब पब्लिक IP की इसने अपने पास एक रेंज रख ली। एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं 10.10.10.10 से लेकर, ये एक एग्जांपल है कि इसने एक रेंज अपने पास रखी है। हम मान लेते हैं 20.20.20.20। ये एक पूरी रेंज इसने जो है पब्लिक IP की अपने पास रखी, ताकि इन फ्यूचर इससे कोई भी इसका क्लाइंट जुड़े, कोई भी कस्टमर इसका जुड़ता है तो ये उसको एक एक IP एड्रेस अलॉट कर सके। कौन सा IP? पब्लिक IP, ताकि वो वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट पे बात कर सके। तो अब होगा यहाँ पे ये कि सर हम बीइंग अ जियो कस्टमर, हमने हमारे घर में जियो का एक ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवाया। तो जैसे ही जियो का ब्रॉडबैंड हमने हमारे घर में इंस्टॉल करवाया, नो डाउट जियो ने एक पब्लिक IP हमें अलॉट कर दी होगी। तो हम मान लेते हैं हमारे इस ब्रॉडबैंड के पास खुद की एक पहचान यानी खुद की एक आइडेंटिटी आ चुकी है, विच इज पब्लिक IP एड्रेस 10.10.10.10। ये पब्लिक IP एड्रेस हमारे ब्रॉडबैंड के पास आ चुकी है, इसकी एक पहचान है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये एक पब्लिक IP एड्रेस है। उसके अलावा एक ऐसा एड्रेस और है जो हर हार्डवेयर डिवाइस के पास होता है, जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। सर मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, एक ऐसा एड्रेस है जो हर फिजिकल डिवाइस के पास होगा। हर वो डिवाइस जो नेटवर्किंग में बातचीत कर रहा है उसके पास एक मैक एड्रेस कंफर्म होगा। तो यहाँ पे हमारे पास भी एक मैक एड्रेस आ चुका है। अब मेरे ब्रॉडबैंड के पास खुद की 2 आइडेंटिटीज हैं, एक है उसका पब्लिक IP एड्रेस और एक है उसका मैक एड्रेस। इन 2 आइडेंटिटीज के साथ अब हम क्या करेंगे, जब हमारे घर में एक ब्रॉडबैंड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, हमारे घर में जितनी भी मशीन्स हैं हम उसे उस ब्रॉडबैंड से जोड़ देंगे ताकि हम इंटरनेट सर्विस का यूज ले सके, ताकि हम इंटरनेट चला सके। तो अब मेरे पास एक PC था, एक लैपटॉप था, जिसे मैंने इस ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया इंटरनेट चलाने के लिए। अब मेरे इस PC के पास भी खुद की कुछ आइडेंटिटीज, कुछ पहचान होगी, जैसे कि इसके पास होगा इसका मैक एड्रेस
और क्योंकि ये ब्रॉडबैंड से जुड़ा है और ब्रॉडबैंड को इसको आपस में बातचीत करनी है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे एड्रेस की जो लोकल एरिया नेटवर्क में बात करने के काम आता है, विच इज़ प्राइवेट आईपी एड्रेस। हमें पता है प्राइवेट आईपी एड्रेस लोकल एरिया नेटवर्क में बात करने में हमारी मदद करता है, और ये बात हमारे राउटर को भी पता है कि सर उससे जितने भी यूजर्स जुड़ेंगे हर यूजर को उसे एक प्राइवेट आईपी अलॉट करना पड़ेगा। तो ब्रॉडबैंड क्या करता है, नहीं राउटर क्या करता है, वो भी अपने पास एक रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी रखता है। कैसी रेंज रखता है, तो सर हम यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं 192.168.0.0 से लेकर 192.168.0.255, ये एक पूरी रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस ब्रॉडबैंड के पास है, ताकि ब्रॉडबैंड अपने मशीन्स को, अपने जुड़े हुए क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, यूजर्स को एक एक आईपी अलॉट कर सके। तो मान लेते हैं राउटर ने इस मशीन को एक आईपी दे दिया विच इज 192.168.0.3। इसके पास एक आईपी एड्रेस आ गया, इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो क्या ये मशीन और राउटर आपस में बात कर पाएंगे? सर देखा जाए तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राउटर के पास एक प्राइवेट आईपी नहीं है, राउटर के पास पब्लिक आईपी है, लेकिन प्राइवेट आईपी ही प्राइवेट आईपी से बात कर सकती है। तो इसीलिए राउटर अपनी रेंज का जो सबसे पहला आईपी होता है वो खुद के लिए रख लेता है, विच इज 192.168.0.1। अब इसकी रेंज का जो पहला आईपी एड्रेस था वो राउटर ने खुद को अलॉट कर दिया, खुद के लिए रख लिया, ताकि राउटर इन सबसे कम्युनिकेट कर सके। जितनी भी मशीन राउटर से जुड़ेगी राउटर उनसे बात कर पाएगा, क्योंकि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और इस मशीन के पास भी खुद का एक प्राइवेट आईपी आ चुका है। अब ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास एक और डिवाइस है, एक डिवाइस जो कह रहा है कि मैं केबल के जरिए नहीं जुड़ना चाहता, मैं इथरनेट के जरिए नहीं जुड़ना चाहता, मैं जुड़ना चाहता हूँ वाईफाई के जरिए। तो हमें ये समझना होगा कि सर ये वाईफाई टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रही है। इसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे लर्नर्स हमारे पास सेम राउटर है, ये वही राउटर है जिसको आईएसपी ने एक आईपी एड्रेस दे दिया था, जिसको हमने अपनी मशीन से जोड़ दिया था। हम ये एलिमेंट समझ रहे हैं कि ये राउटर यानी ये ब्रॉडबैंड और ये हमारा मशीन, हमारा यूजर, दोनों आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, दोनों आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं। पहले इनकी आइडेंटिटीज को रिकॉल कर देते हैं। जैसे हमारे ब्रॉडबैंड के पास अब तक जो हमने पढ़ा, इसकी जो आइडेंटिटीज थी वो था, एक तो इसका पब्लिक आईपी एड्रेस जो एग्जाम्पल के तौर पर था 10.10.10.10, और एक था मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो हर हार्डवेयर डिवाइस के पास होता है। देखा जाए तो ये सेम एड्रेस इसके पास भी होगा, यानी इसके पास भी सर एक मैक एड्रेस तो कंफर्म होगा। आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक ये किसी भी डिवाइस से जुड़ा नहीं है, ना ही इसमें एक सिम लगी हुई है, ना ही ये इस राउटर से अब तक जुड़ा है। इस राउटर ने अपने हॉटस्पॉट को चालू करा। नॉर्मली हम हॉटस्पॉट को चालू करते हैं ताकि हम वाईफाई डिवाइसेस को कनेक्ट कर सके। इसने चालू करा, उस हॉटस्पॉट का नाम रखा आशीष। अब सवाल ये है कि ये यूज़र इस हॉटस्पॉट से जुड़ेगा कैसे? तो सर ये यूज़र अपनी मशीन में वाईफाई नेटवर्क को चालू करेगा, और इसकी रेंज में जितने भी हॉटस्पॉट्स अवेलेबल होंगे, चाहे वो आशीष का हो, चाहे वो WS क्यूब का हो, चाहे वो किसी भी अमन नाम के यूज़र का हो, किसी का भी हॉटस्पॉट हो, उन सब की रेंज इसको यहाँ पे दिखेगी। इनमें से किसी एक हॉटस्पॉट को सिलेक्ट करेगा, क्लिक करेगा, उसका पासवर्ड लिखेगा और कनेक्ट करेगा। तो सर जैसे ही ये किसी हॉटस्पॉट पर क्लिक करता है, उसका पासवर्ड लिखता है, तो इसकी मशीन से एक पैकेज सेंड होना चाहिए, एक पैकेज जो सीधा जाएगा हमारे राउटर के पास। ही बेसिक वर्किंग है, राउटर के पास पैकेज जाएगा, राउटर देखेगा कि क्या वो पासवर्ड सही है या नहीं है, और अगर वो पासवर्ड सही है तो राउटर क्या करेगा, इसका कनेक्शन बना देगा। इन दोनों मशीन्स के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। अब ये राउटर से जुड़ा हुआ है, उसकी इंटरनेट सर्विसेज को, उसके नेटवर्क को यूज़ ले सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स समझनी बाकी है अभी। फॉर एग्जाम्पल, राउटर के पास उसका एक नाम था, हॉटस्पॉट के पास उसका एक नाम था, जो एग्जाम्पल के तौर पे आशीष था। इस नाम को टेक्निकल टर्म्स में हम क्या कहते हैं? इस नाम को टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं ESSID। और हमारा जो राउटर है, जो हॉटस्पॉट है, उसका मैक एड्रेस भी तो था। इस मैक एड्रेस को टेक्निकल टर्म्स में क्या माना जाता है? इस मैक एड्रेस को टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है BSSID। तो ध्यान रखना लर्नर्स, हम आगे चल के वाईफाई से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, एक हॉटस्पॉट के नाम को ESSID कहा जाता है, और एक हॉटस्पॉट के मैक एड्रेस को BSSID कहा जाता है। सर मैक एड्रेस तो इसके पास भी है, क्लाइंट के पास भी उसका एक मैक एड्रेस था, तो क्या इसको भी हम BSSID कहेंगे? इसे हम कहते हैं स्टेशन आईडी। इसे हम BSSID कंसीडर नहीं करते हैं। BSSID का मतलब है हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस, और ESSID का मतलब है हॉटस्पॉट का नाम। लेकिन ये जो यूज़र है, इसके मैक एड्रेस को कहा जाता है स्टेशन आईडी। ये टर्म्स कुछ याद रखना है, क्योंकि आगे चल के जब आप वाईफाई नेटवर्क्स को इंटरसेप्ट करोगे, उसका डेटा कैप्चर करोगे, तो आपको यही टर्म्स दिखेगी। वहाँ पे मैक एड्रेस या फिर हॉटस्पॉट नेम नहीं लिखा हुआ दिखेगा। ESSID, BSSID, स्टेशन आईडी, ये सारी टर्म्स देखने को मिलेगी। और टर्म समझते हैं, धीरे धीरे इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।
तो इस यूजर ने ये जो फाइल भेजी जिसमें वो पासवर्ड लिखा हुआ है, इस फाइल को हम कहते हैं हैंडशेक फाइल, HANDSHAKE, हैंडशेक फाइल। हैंडशेक फाइल क्या है? हैंडशेक फाइल सर एक ऐसी फाइल है जो आपका पासवर्ड, आपकी क्रेडेंशियल्स लेके जा रही है राउटर तक। राउटर उन क्रेडेंशियल्स को चेक करेगा और अप्रूव करेगा कि क्या आपके पास परमिशन है या नहीं है इस कंटेंट को एक्सेस करने की, यानी राउटर से कनेक्शन बनाने की। मतलब पासवर्ड सही है या गलत है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैकर प्ले करता है। इससे पहले उस रोल को समझाओ, यहाँ पे कुछ कमियां और है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कमियां ये है कि मान लेते हैं ये यूजर ए जो था, ये एक बार आशीष नाम के हॉटस्पॉट से जुड़ चुका है। एक बार कभी ना कभी, आज से पहले कहीं, आशीष नाम के हॉटस्पॉट से जुड़ चुका था। अब प्रॉब्लम यह है, यहाँ पे इशू यहाँ पे ये है कि इन फ्यूचर कभी भी अगर इसकी रेंज में कोई फेक हॉटस्पॉट भी आता है, यानी मान लो अगर आज मैं अपना एक फेक हॉटस्पॉट क्रिएट करता हूँ, उसका नाम भी आशीष रख देता हूँ, तो ये मशीन बिना ये जाने कि क्या ये ही वो यूजर है जिससे वो पहले जुड़ा था, यानी बिना मैक एड्रेस को वेरीफाई करे, बिना कोई ऐसी यूनिक पहचान को वेरीफाई करे, क्योंकि इसको नाम सेम दिखेगा, केवल ESSID सेम दिखेगा, तो ये कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट इसको भी भेज देगा। यानी इसे कहेगा मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, और इन केस अगर ये ओपन वाईफाई हुआ तो इसका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। या अगर इससे पहले किसी ओपन वाईफाई से जुड़ा था और अगर सेम नाम का इसके सामने कोई भी ओपन हॉटस्पॉट आता है तो ये उससे ऑटो कनेक्ट कर लेता है, फिर चाहे वो एक फेक या एक मिलीशियस हॉटस्पॉट ही क्यों ना हो। तो ये एक डेंजरस पार्ट है, क्योंकि ऐसा होने की वजह से ये एंड्रॉयड जुड़ रहा है एक अनट्रस्टेड नेटवर्क पे, एक ऐसे नेटवर्क पे जिस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगर एक हैकर का नेटवर्क हुआ तो वो एंड्रॉयड मशीन पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ अटैक परफॉर्म कर पाएगा, पूरे डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा। तो ये कमियां तो हमने देख ली। अब सवाल ये है कि ये हैकर क्या करेगा, ये इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में इन पर्टिकुलर नॉलेज का यूज़ हैकर कैसे लेता है, वो इसको कैसे यूज़ लेगा या इसको मिसयूज़ कैसे लेगा। तो यहाँ पे अब इन दोनों मशीन्स के साथ आ चुका है हैकर। दोनों मशीन्स आपस में जुड़ी हुई है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, हमने देखा उसने हैंडशेक फाइल भेजा, यहाँ पे हमारे राउटर ने उस हैंडशेक फाइल को एक्सेप्ट भी कर लिया, दोनों मशीन्स के बीच में कनेक्शन बन चुका है। तो अब जब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे केस में हमारा हैकर की एंट्री होती है और हैकर के पास एक स्पेशल डिवाइस जिसको हम कहते हैं वाईफाई अडेप्टर। इस वाईफाई अडेप्टर में कुछ पावर्स हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट दो तरीके के मोड्स होते हैं, एक मोड का नाम है मैनेज्ड मोड और एक मोड का नाम है मॉनिटर मोड। अब यहाँ पे लर्नर्स, ये जो मैनेज मोड है इसमें कुछ खास पावर्स नहीं होती, नॉर्मल मोड होता है। इसका काम है आसपास की रेंज के हॉटस्पॉट्स को दिखाना, और जैसे यूजर को कोई हॉटस्पॉट पसंद आएगा उसका पासवर्ड लिखेगा और कनेक्ट कर लेगा। ये वो मोड है जो बाय डिफॉल्ट हमारी सभी मशीन्स में जो वाईफाई अडेप्टर्स है उनमें इनेबल रहता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है किसी भी वाईफाई अडेप्टर में। तो इसका काम है नॉर्मल हॉटस्पॉट्स को दिखाओ, उनसे कनेक्ट करो, पासवर्ड भेजो, पासवर्ड सही है तो कनेक्शन बन जाएगा, उसके बाद जो भी बातचीत करनी है, जो भी नेटवर्किंग की कम्युनिकेशन करनी है वो करो। लेकिन यहाँ पे जो मॉनिटर मोड है ये एक स्पेशल और एक पावरफुल मोड है। मॉनिटर मोड जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। हमारी स्कूल लाइफ में भी होता होगा ऐसा कि हमारा टीचर जब क्लास से बाहर जाता होगा तो वो किसी स्टूडेंट को मॉनिटर बना देता है। मॉनिटर क्या करता है, सब पे नज़र रखता है, देखता है कि कौन सा यूज़र क्या कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो सब नोट कर लेता है। जैसे ही टीचर आता है उसे बता देता है कि इस यूज़र ने ये करा। मॉनिटर के पास स्पेशल पावर्स है, कुछ स्पेशल ऐसी पावर्स है जिससे वो सब पे नज़र रख सकता है, किसी ना किसी को कुछ कह भी सकता है, मतलब उनको पनिशमेंट्स दे सकता है, उनको कह सकता है बातें मत करो। ये पावर्स मॉनिटर के पास है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि ये जो हमारा वाईफाई अडेप्टर है इसके मॉनिटर मोड में कुछ ऐसी पावर्स है, कुछ ऐसी पावर्स जिसके जरिए ही अपने आसपास की रेंज में जितने भी नेटवर्क्स है, फॉर एग्जांपल आशीष नाम का एक नेटवर्क है, मान लेते हैं WS क्यूब नाम का भी एक नेटवर्क है, ऐसे जितने भी नेटवर्क्स है बिना उनसे जुड़े ये उनके बीच में होने वाली कुछ कम्युनिकेशंस देख सकता है, उनको कुछ स्पेशल टाइप के पैकेज भेज सकता है। इसके अलावा और भी पावर्स है जिसके बारे में धीरे धीरे पता पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमारे हैकर को चाहिए वो हैंडशेक फाइल। मॉनिटर मोड के पास ये ताकत है कि इसकी रेंज में कोई भी यूज़र अगर किसी दूसरे यूज़र को हैंडशेक फाइल भेज रहा है तो ये उसे कैप्चर कर सकता है, ये उसे अपने पास रख सकता है। यानी अगर ये यूज़र कनेक्शन बनाता और ये हैंडशेक फाइल को भेजता तो ये हैंडशेक फाइल जो है ये हैकर कैच कर सकता था, और शायद इस हैंडशेक फाइल के अंदर जो पासवर्ड लिखा है उसे देखने के लिए अलग अलग अटैक्स करता। लेकिन वो हैंडशेक फाइल इस तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि हैंडशेक फाइल तो तब आती है जब एक यूज़र कनेक्ट होता है, और ये यूज़र तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब ये वापस हैंडशेक फाइल कब आएगी, या तो कोई नया यूज़र जुड़े या ये यूज़र फिर से डिस्कनेक्ट हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि यूज़र जो पहले से जुड़ा हुआ है वो ऐसे ही बेवजह डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर से कनेक्ट हो, या फिर इतनी देर में जब एक यूज़र जुड़ा हुआ था तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उसी वक्त जब हम अटैक कर रहे हैं कोई दूसरा यूज़र आए और वो भी कहे कि मुझे इस हॉटस्पॉट से बात करनी है। ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हमारा अटैकर वेट करता रहेगा,
बिल्कुल नहीं सर, जैसा आपने कहा मॉनिटर बोर्ड में कुछ स्पेशल पावर्स है, उन स्पेशल पावर्स की वजह से ये किसी मशीन को कुछ स्पेशल टाइप के पैकेज भेज सकता है। एक पैकेट जिसे हम कहते हैं डी ऑथ पैकेट्स। यहाँ पे डी ऑथ का मतलब है डी ऑथेंटिकेशन। डी ऑथेंटिकेशन का मतलब है एक ऐसा पैकेज जो यूजर को कहेगा कि आप एक वैलिड यूजर नहीं हो, आप डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो। तो ये डी ऑथेंटिकेशन पैकेज हमारा हैकर क्या करेगा, राउटर के नाम से लगातार इस विक्टिम को भेजेगा या इस क्लाइंट को भेजेगा, यूजर ए को भेजेगा। और जब यूजर ए के पास ये पैकेज खूब सारे पहुंचेंगे तो वो क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब उसको इंटरनेट तो चलाना है, तो फिर वो यहाँ पे फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा हैंडशेक फाइल जनरेट होगी और वो हैंडशेक फाइल कैप्चर कर ली जाएगी हैकर के जरिए। और अब क्योंकि हमारे हैकर के पास वो हैंडशेक फाइल आ चुकी है तो वो उस पर अलग अलग लेयर्स ऑफ अटैक परफॉर्म करता है, उसे क्रैक करने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट मॉनिटर मोड उसको स्पेशल पावर्स दे रहा है, कुछ पैकेज भेजने के लिए, नेटवर्किंग होने वाली बातचीत देखने के लिए। उस बातचीत को वायरशार्क जैसे टूल के जरिए ये आराम से ओपन करके देख भी सकता है, जो कि स्टोर होती है एक डॉट कैप नाम की फाइल में, जिसके बारे में हम आगे चल के थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे भी देखेंगे। फिलहाल हमें इनकी वर्किंग समझना बहुत ज़रूरी था। एंड आई होप लर्नर्स आप सभी को हमारे नेटवर्किंग की वर्किंग, वाईफाई की बेसिक वर्किंग, वाईफाई के बेसिक टेक्निकल नाम्स और साथ ही साथ एक हैकर वाईफाई में क्या क्या एक्टिविटीज और कैसे परफॉर्म करता है उसका आइडिया लग गया होगा। सो मिलते हैं लर्नर्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।